हेलो एवरीवन। वीडियो के इस सीरीज़ में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज़ से साइंस और मैथ के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th और 69th पीटी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बिल्कुल ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एजिटोबैक्टर है। ये भी सही है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। नहीं, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे हैलोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये गलत है, 3 गलत है। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। 2 हार्मोन जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन दोनों ही बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है। तो ये सही है। तो 1, 3 एंड 4 सही है। सो 1, 2 एंड 4 सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी यानी ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक। ये सही है। परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। ये सही है। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी मतलब सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक विबंधक। ये सही है, करेक्टली मैच्ड है। ये सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोफाइट ऐसे प्लांट या फिर फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा करके जिंदा रहते हैं। तो इनफैक्ट ये है क्या? ये डिकम्पोजर्स हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट है तृणभक्षी। ये गौण उपभोक्ता होते हैं। तृणभक्षी का मतलब हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। गौण उपभोक्ता नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? तो वो है कैल्शियम। राइट ऑप्शन बी होगा। कैल्शियम जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कोशिका भित्ति के मध्य पटल के लिए कैल्शियम आवश्यक है और कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मौजूद होता है। ये कैल्शियम पौधों की कोशिकाओं को एक साथ रखता है और नई कोशिकाओं को विकसित करने में मदद करता है। पौधे मिट्टी से कैल्शियम प्राप्त करते हैं जिसे उपयोग के लिए विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से क्या है? तो लौंग एक फूल की कली है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। कली फूल खिलने से पहले की अवस्था होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? यानी राइजोम्स का कौन सा एग्जाम्पल है? तो हल्दी, अदरक एवं बांस प्रकंद के उदाहरण हैं। हल्दी, अदरक, अदरक, बांस और हल्दी होता तो भी प्रकंद के उदाहरण हैं। तो 2 हो गए प्रकंद के उदाहरण। आलू कंद का उदाहरण है और प्याज जो है, प्याज सल्क कंद का उदाहरण है। प्याज, तो इसमें से बी और सी दोनों सही आ रहा है। प्रकंद का उदाहरण है यानी राइजोम्स है। सो राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। मतलब लिम्फ के संबंध में हमें बताना है। यह एक हल्के पीले रंग का तरल है। बिल्कुल सही बात है। लसिका में लसिकाणु नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है। ये भी सही है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा हृदय से कोशिका की तरफ होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में तो होता है लेकिन हृदय से कोशिका की तरफ नहीं होता है, उत्तकों से हृदय की तरफ होता है। तो ये गलत है। पाचन क्रिया में वसा का संवहन लसिका द्वारा होता है। बिल्कुल ये सही है। तो गलत कौन सा है? सी गलत है यहाँ पे। लसिका उपस्थित कहाँ होता है? लसिका कोशिकाओं के मध्य स्थानों में उपस्थित होता है, इसलिए इसे कोशिकी बाह्य तरल भी कहा जाता है। लसिका ऊतकों तक प्रोटीन तथा अन्य भोज्य पदार्थ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जब मेंडल ने एकल संकरण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए? सभी लंबे प्राप्त हुए। राइट ऑप्शन ए होगा। मेंडल ने जब एकल संक्रमण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी यानी 100% पौधे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। हालांकि इन पौधों में बौनापन का गुण मौजूद था जो दूसरी पीढ़ी में प्रकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो सुजाक एक यौन संचारित रोग है।
सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है, ये दोनों जीवाणु से होते हैं। ट्राइकोमोनास भी एक यौन संचारित रोग है, यह परजीवी जनित रोग है। और एड्स वायरस जनित रोग है और ये भी यौन संचारित रोग है। तो इनमें से सभी है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती है? तो कुल 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लिगेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। निगलना, खांसना, छींकना एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण नियमन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है, यानी ऑस्मोसिस। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो वो होता है वृक्क यानी किडनी। राइट ऑप्शन विल बी डी। वृक्क मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है। यह परासरण नियमन यानी ऑस्मोसिस नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। परासरण की प्रक्रिया द्वारा वृक्क शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, इसलिए इसके स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, डिपार्टमेंट को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सांद्रता बढ़ जाने से तापमान में वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं। सांद्रता बढ़ जाने से दाब में भी वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं, इस कारण से नहीं होता है। सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है, ये सही है। सांद्रता बढ़ जाने से कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल नहीं, ये सही होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए कोई भी रिएक्ट, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है आर रिएक्टेंट, तो रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं। कॉलिजन थ्योरी यही कहती है, कोलाइड करते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सबसे पहले इंक्रीज होती है। तो ये होता है एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट, देन यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट की एनर्जी वो रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखाया हुआ हूँ, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट्स के बीच का जो एनर्जी है ना, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। कोई भी रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पाता है, कोई भी रिएक्शन जो है फास्ट तब हो पाता है जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए यहाँ पे। तो ट्रांजिशन स्टेट से यदि प्रोडक्ट बनना है तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इस ट्रांजिशन स्टेट से होकर के गुजरना ही पड़ता है। यदि हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट को और नीचे ला देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो जब भी रिएक्टेंट्स को आपस में हम मिक्स करते हैं तो उनके बीच में कॉलिजन होता है। कॉलिजन होता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, थोड़ी समय के लिए यहाँ पे रहते हैं, फिर प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो प्रोडक्ट बनता ही है ट्रांजिशन स्टेट में जाने से, यानी कॉलिजन्स के बाद में बनता है। तो सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के बीच का कुल टक्कर जो है, टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। निश्चित रूप से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, तो कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज कर जाता है, इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं, H+ देते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं, और तो हम उल्टा समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, यानी एसिड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने वाले एसिड कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर डोनेट करने वाले बेस कहलाते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, एल्युमिनियम का 13 होता है, 283, 3, इसका आउटर सेल में एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, Al 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 क्लोरीन से ये बॉन्ड बना लेगा, ये इसको ख़त्म कीजिए, Cl Cl और Cl, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना हुआ है, इसके पास कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, इसके पास लोन पेयर है ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देगा नहीं। तो जब लोन पेयर लेगा तो ये एसिड हो जाएगा, एसिड। BF3 का देख लीजिए, BF बोरॉन का 235 होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर, तो 5 होता है, तो बोरॉन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो 3 क्लोरीन से ये ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 क्लोरीन से देखिए इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो इसलिए ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब लोन पेयर लेगा तो ये भी एसिड हो गया। NH3 FeCl3 का देख लीजिए, Fe ये भी
3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 3 Cl से बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 Cl से, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये भी एसिड के जैसा बिहेव करेगा। अब अमोनिया की बात की जाए तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा, मतलब उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन जो है 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी इंगेज्ड हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इंगेज हो चुके हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचा हुआ है ना, तो ये दूसरे को दे सकता है, यानी एक लोन पेयर इसके पास में बचा हुआ है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये दूसरे को दे सकता है, इसलिए ये बेस के जैसा बिहेव करेगा। तो ये लुईस अम्ल नहीं है, बाकी तीनों लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुओं एक खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो उसमें से 2 चीज़ें हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। अब पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है, के का 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 288, इसके भी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और लिथियम का देख लीजिए, लिथियम का 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1, इसके भी आउटर सेल में। ये तीनों अल्कली मेटल्स हैं। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 282 होता है। तो देखिए ये तीनों तो ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम और पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसे खुले में रख देंगे तो ये ऑक्सीजन से काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं और जल उठते हैं ये। इस कारण से इसको किरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है, किसको? सोडियम एंड पोटेशियम को। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na होता है, और पोटेशियम का K। तो आप ऐसे समझ जाइए कि नाक को किरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है, याद रहेगा आप, नाक को किरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। तो इसमें से दोनों ही होगा, राइट ऑप्शन विल बी E, मोर देन 1। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, हाईली रिएक्टिव क्यों है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स? तो देखिए एक टर्म आता है। एक तो पहली बात यह है कि इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दूसरे को दे सकते हैं, ये अल्कली मेटल हैं, इनकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे को दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि केमिस्ट्री में एक टर्म आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू इनके लिए बहुत ही कम है, इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पर भी ये रखे हुए हैं तो आसपास से उतनी एनर्जी, हीट एनर्जी ले करके और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, यानी आयंस बना लेते हैं, आसानी से लूज कर देते हैं, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सिल्वर क्लोराइड का यूज कहाँ पे होता है? सिल्वर क्लोराइड का यूज फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ होता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने में, राइट ऑप्शन यहाँ बी का 3 हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड जो है वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है। देखिए वातावरण में यदि वाटर वेपर मौजूद है तो वर्षा तभी होगी जब उन वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा, यानी वाटर वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो कंडेंसेशन के बाद तो सिल्वर आयोडाइड जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है। ये वाटर वेपर को अपने चारों तरफ से खींच लेता है, अट्रैक्ट करके उनका कंडेंसेशन करवाने में हेल्प करता है। तो कंडेंसेशन के बाद ये वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आकर के ये नीचे वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में इसका यूज किया जाता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पे किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट में इसका यूज किया जाता है, तो सी का 4 हो जाएगा। बाकी बचा सिल्वर नाइट्रेट, तो मतदान चुनाव की स्याही में जो स्याही लगाया जाता है वोटिंग के बाद में, जो जल्दी से मिटता नहीं है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो रहा है? ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है।
गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है? बिल्कुल नहीं। गैसोहॉल एक सेमी रिन्यूएबल एनर्जी है। इसमें 10% इथाइल एल्कोहल 10% इथाइल एल्कोहल यानी C2H5 पाया जाता है और 90% जो है 10% इथाइल एल्कोहल और 90% पेट्रोल पाया जाता है, 90% पेट्रोल। तो ये गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। जियोथर्मल एनर्जी एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर हम जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है, मतलब हीट ज़्यादा है, इसलिए अर्थ क्रस्ट के नीचे अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो मेटल्स वगैरह हैं, मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, उनकी मेल्टिंग हो जाती है, मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं। तो उसी जो हीट एनर्जी का तापीय ऊर्जा का यूज किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी में। तो ये सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। बिल्कुल, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो 4 सही है। गलत कौन सा है? 2 गलत है। 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का भी यूज किया जाता है और केवलर का भी यूज किया जाता है। इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा ई। पॉलीकार्बोनेट व्यापक रूप से बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में उपयोग किए जाने वाला बहुलक है। लेमिनेशन नामक प्रक्रिया में साधारण कांच के टुकड़े के बीच एक पॉलीकार्बोनेट सामग्री बिछाकर बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया जाता है। इसके अलावा केवलर अपने प्रभाव, प्रतिरोध, उच्च शक्ति और कम वजन के कारण हाथ की बंदूकों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों से सुरक्षा के लिए कवच के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्वरकारी औषधि नहीं है, यानी एंटीपायरेटिक्स नहीं है? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं। एंटीपायरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसका यूज शरीर के दर्द को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स में आते हैं क्रोसिन आता है, एस्पिरिन आता है, ब्रुफेन आता है, एनाल्जीन आता है और पैरासीटामोल आता है। तो इसमें से आप देखेंगे तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन सही है। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले जानिए फॉर्मूला इसका। मीथेन का होता है क्या? CH4। मीथेन का CH4। इथेन का क्या होगा? C2H6। प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10। कैसे निकाल लिया मैंने? H10। तो हाइड्रोकार्बन का जो अल्केन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसी फार्मूला में जब पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 तक आ जाएगा ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो देखिए एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहिए। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसका अणु भार कहिए ज़्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है, ज़्यादा होगा। उसके बाद में उससे कम होगा प्रोपेन में, उससे कम होगा इथेन में, उससे कम होगा मीथेन में। तो हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते क्रम में तो सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? ब्यूटेन आएगा। तो उससे पहले प्रोपेन, उससे पहले इथेन, उससे पहले मीथेन। मतलब सबसे कम अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का, उससे ज़्यादा इथेन का, उससे ज़्यादा प्रोपेन का एंड उससे ज़्यादा ब्यूटेन का होगा। निकालने की ज़रूरत नहीं है, सबका अणु भार निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम जान जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब ज़्यादा रहेंगे तो अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा ही। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो संवेग P होता है mv मास इंटू स्पीड। m का हो गया m, स्पीड का होता है LT इनवर्स मीटर पर सेकेंड, यानी kg मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। तो kg का m हो गया, मीटर का L हो गया और T इनवर्स -1। तो MLT-1 देख लीजिए किस में है, MLT-1 बी में आ रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा। ये किसका बीमीय सूत्र दिया गया है? LT इनवर्स। ये तो स्पीड का है, स्पीड का है। और ये किसका दिया गया है? L इनवर्स T मतलब LT इनवर्स यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन A का होता है। और ये किसका हो गया?
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? फोर्स का होता है ना। एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, एम का हो गया केजी और ए का हो गया LT मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? फोर्स का होता है। तो m0 LT-1 स्पीड का हो गया या वेलोसिटी का हो गया, v का हो गया। MLT-1 जो हो गया ये किसका हो गया? MLT-1 ये हो गया संवेग का। और एक्सेलेरेशन का हो गया LT-2 और फोर्स का हो गया MLT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता का SI मात्रक है। तो श्यानता क्या होता है यानी विस्कोसिटी क्या होती है? लिक्विड्स के दो लेयर्स के बीच या कंटेनर एंड लिक्विड के लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन लगता है उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी यानी श्यानता। मतलब ये रहा कि फ्लूइड के लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन लगता है उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी यानी श्यानता। विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो एक बात और जान जाइए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? ये तो फोर्स का, ये प्रेशर का यूनिट है ना। अब प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। तो पास्कल और सेकेंड, पास्कल सेकेंड भी यूनिट हो गया इसी का, किसका? विस्कोसिटी का, श्यानता का। तो पास्कल सेकेंड भी इसी का यूनिट है और इसका पॉइजूली के नाम पर इसको पॉइजूली भी कहा जाता है, पॉइजूली। तो या तो आप सी टिक कीजिए या सी और डी दोनों को यदि सही मानते हैं तो ई पे चले जाइए। तो यहाँ पे ई भी सही हो सकता है या फिर सी भी सही हो सकता है, आप जिस पे चले जाइए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार नहीं है? कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये जानना होगा कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। नहीं तो रट लेंगे, परिक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है, आंतरिक परावर्तन भी होता है, पूर्ण अपवर्तन भी होता है, ये सारी चीज़ें। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? वातावरण में वाटर के ड्रॉपलेट्स जब मौजूद हों, बरसात हुई हो या फिर वातावरण में वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हों, तो उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, हमेशा इंद्रधनुष जिधर सूर्य होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। सुबह के टाइम में सूर्य पूरब में रहता है, इंद्रधनुष बरसात होने के बाद में, बरसात हुई हो या वाटर ड्रॉपलेट्स वातावरण में मौजूद हो तो पश्चिम में बनेगा। और सूर्य अस्त हो रहा हो, शाम का समय हो, तो यदि बरसात हुई है या वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं तो इंद्रधनुष पूरब दिशा में दिखाई देगा, जिधर सूर्य है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो मान लीजिए मैं एक वाटर ड्रॉपलेट ले रहा हूँ, यहाँ पे ये है वाटर ड्रॉपलेट और इधर सोर्स ऑफ लाइट है यानी सन है, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से एक लाइट रे यहाँ आई, वाइट कलर की लाइट रे आई, तो यहाँ से तो कुछ, पहली बात यह है कि परावर्तित हो जाएगी और कुछ का यहाँ पे डिस्पर्सन होगा, अपवर्तन होगा कुछ। तो यहाँ से डिस्पर्सन होगा क्योंकि एयर से अब लिक्विड में जा रही है, ड्रॉपलेट में जा रही है, ड्रॉप में जा रही है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने से इसका अपवर्तन कह सकते हैं, अपवर्तन होगा या डिस्पर्सन होगा। ये 7 कलर्स में जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी, 7 कलर्स में बट जाएगी, 7 कलर्स में बट गई यहाँ पे। और इस सरफेस पे जब आती है, ये वाला राइट वाले सरफेस पे, इस पे जब आती है तो यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने से ये इसका अपवर्तन न हो करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो सातों जो रेज हैं, सातों रे यहाँ पे इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में ये सातों रे यहाँ आ जाती है। फिर यहाँ पर भी इनका अपवर्तन होता है, मैं यहाँ दिखाया नहीं हूँ, यहाँ पे भी इसका अपवर्तन होता है। और यहाँ जो है मान लीजिए हमारी आँखें हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये रे जो आ रही है कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? पीछे से कहीं से आती हुई दिखाई देगी ना, पीछे से आती हुई दिखाई देगी। तो पीछे हमें 7 कलर्स का एक स्ट्रिप नजर आएगा, इसी को इंद्रधनुष कहा जाता है, रेनबो कहा जाता है। तो रेनबो किधर दिखाई दिया? सूर्य को हमने रखा है लेफ्ट में और रेनबो किधर दिखाई दे रहा है? राइट में, यानी दाहिने साइड में दिखाई दे रहा है। तो जिधर सूर्य है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी घटनाएं शामिल हुई। एक तो परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा डिस्पर्सन यानी परिक्षेपण हुआ, और चौथा क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एक शब्द का यूज किया गया पूर्ण अपवर्तन। ये पूर्ण अपवर्तन क्या है? अपवर्तन तो हुआ लेकिन पूर्ण अपवर्तन क्या है? तो
जिम्मेदार नहीं है, तो ये डी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। वैसे आप जान जाइए इस क्वेश्चन को और तरीका से भी पूछा जा सकता है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR, ये चारों फिनोमिनन शामिल होती है इंद्रधनुष के बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? अणुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है। तो देखिए ये तो ना तो पैरामैग्नेटिज्म कौन सा शो करेगा और कौन डायामैग्नेटिज्म शो करेगा, ये तो 9th-10th लेवल की चीज़ है नहीं। ये दिया हुआ है 11th क्लास के केमिस्ट्री में, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में दिया हुआ है। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। क्यों है ऑक्सीजन? तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, यानी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं और वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं, तो हम पाते हैं कि ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अनपेयर्ड होते हैं। इसके 2 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर को शो करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। खींचना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इतना डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोजन डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर पसीने या पानी से गीला होता है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव का प्रतिरोध अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जब शरीर सूखा होता है तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, 1,00,000 ओम्स के आसपास में होता है। और जब वहीं पसीने से भीगा होता है या पानी से भीगा होता है तो 1000 ओम के आसपास में रहता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होना चाहिए, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम कर सकते हैं। इसकी सहायता से धातु की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं, किया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। किसी भी मेटल का, किसी भी धातु की डेंसिटी फाइंड करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि हर एक मेटल की अपनी अपनी पार्टिकुलर उसकी अपनी डेंसिटी होती है। और डेंसिटी में कमी या ज़्यादा है, कम यहाँ गई है, ज़्यादा है, चेंजिंग डेंसिटी में कहीं भी चेंजिंग आया है, इसका मतलब है कि वो उसमें कुछ मिक्स किया गया है। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का यूज करते हुए हम धातु की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं। पास्कल का लॉ क्या है? पास्कल का लॉ सिंपल सी बात कहता है, जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर है, तो कंटेनर में मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है या गैस भरा हुआ है। ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पे यदि हम टेम्परेचर को, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ATM 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे प्रेशर हमने इंक्रीज किया, तो हर एक पॉइंट पे 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये है पास्कल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, मतलब दाब जो होगा आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये रहा कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी P जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के, या V जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा P के। तो पी वी इज इक्वल टू, इस तरीका से हम निकालते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। ये है बॉयल्स लॉ, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड, किसी फ्लूइड के अंदर, वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, उसमें पार्शियली या फुल्ली जब हम सबमर्ज करते हैं यानी डुबाते हैं, तो लिक्विड ऊपर के डायरेक्शन में यानी फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी, उत्प्लावन का बल कहा जाता है। और वो उत्प्लावन बल का जो वैल्यू होता है, जो वस्तु लिक्विड को जितना डिस्प्लेस किया उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो सुनाई देने वाली आवाज़ जो होती है वो 15 से 25 डेसिबल के बीच में होती है, ये सही है। सामान्य वार्तालाप जो होता है, जनरल कन्वर्सेशन, उसमें जो ध्वनि का, जो आवाज़ का जो लेवल होता है वो होता है 35 से 65, 50 से 85 नहीं, 35 से 65, तो ये गलत है। शोर शराबे वाली गली की आवाज़ 80 से 90 डेसिबल के बीच में होती है, ये सही है। यंत्र कारखाना जो होता है, मशीनरी फैक्ट्री जो होती है, उनकी आवाज़ 100 से 110 डेसिबल के बीच में होती है। गलत कौन सा है? बी है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होगी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर
एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ये होता है 331.5 मीटर पर सेकेंड, 331.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास मान सकते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड। या तो बी पे चले जाइए, या एग्जैक्टली यदि 331.5 मीटर पर सेकेंड लेना चाह रहे हैं तो ई पे चले जाइए। तो या तो बी होगा या ई होगा। जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड में 0.6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होता है। 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाता है स्पीड ऑफ साउंड यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं। यहाँ पे या तो बी पे जाइए या ई पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव जनन ग्रंथियों से होता है। बिल्कुल, प्रोजेस्टेरॉन का जो स्त्राव होता है जनन ग्रंथियों से ही होता है, ये सही है। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन जो है सीक्रेट होता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये भी सही है। इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से होता है, ये भी सही है। कार्टिसोल का स्त्राव अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्लैंड से होता है, ये भी सही है। तो चारों सही है, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद में निम्नलिखित में से सबसे अधिक पाया जाता है। तो शहद में जो है फ्रक्टोज 40% पाया जाता है, ग्लूकोज 30% पाया जाता है और वाटर 17 यानी 17% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, फ्रक्टोज हुआ, कितना, 40%। ग्लूकोज कितना, 30%। वाटर कितना, 17%। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में परक्रमण और संयुग्मन की खोज किसने की थी, यानी बैक्टीरियल कंजुगेशन की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी लीडरबर्ग ने। कब, 1946 में। लीडरबर्ग एंड टैटम ने की खोज किया था 1946 में। राइट ऑप्शन बी होगा। ल्यूएनहक ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था, जीवित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 45 लेमन का विक्रय मूल्य जो है, नींबू का विक्रय मूल्य 40 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम निकालते हैं एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 40/45 यानी 8/9 रुपया होगा एक नींबू का विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 8/9 इंटू 100/100 माइनस 20। तो 8/9 इंटू 100/80, 1 0 से 1 0 कट गया और 8 से 8 कट गया, बच गया 10/9 रुपया। यानी एक नींबू का क्रय मूल्य जो है वो है 10/9 रुपया, एक नींबू का क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं कि अब नया जो सेलिंग प्राइस निकालना है विक्रय मूल्य 20% लाभ कमाने के लिए। तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता से कॉस्ट प्राइस प्लस 20% लाभ कमाना है तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 20%, क्रय मूल्य का 20% इसमें ऐड कर देंगे। हम निकाल रहे हैं एक लेमन का विक्रय मूल्य, तो 20% निकाल करके ऐड कर दीजिए 10/9 प्लस 20% ऑफ 10/9। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2/9 बचा, यानी 10/9 प्लस 2/9 12/9 हो जाएगा, कट जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। यानी एक लेमन का जो है सेलिंग प्राइस आ गया, नया विक्रय मूल्य 4/3 रुपया आ गया। तो अब चूंकि 4/3 रुपया जो है एक लेमन का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो 1 रुपया जो होगा कितने लेमन का होगा, 1/4/3, एक नियम से इतना। तो 24 रुपये में कितने लेमन बेचा जाएगा, 24 रुपया, यहाँ से 1 रुपये में 1/4/3 लेमन बेचा जाएगा। तो 24 रुपये में कितना, 24 रुपये से गुना कर देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 3/4 गुने 24, 4 से कट गया, 6 बार में 6 18, यानी 24 रुपया में 18 नींबू यदि वो बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 6 और 5 शेष बच रहा है।
तो हम क्या करते हैं, 1657 में से 6 को घटा लेते हैं और 2037 में से 5 को घटा लेते हैं। तो 1657 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 1651 और 2037 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 2032 और उनका SCF निकाल देते हैं। यानी 1651 एंड 2032 का SCF निकालेंगे किसका, 1651 एंड 2032 का। अब SCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो है 127 इनमें से नंबर है जो 1651 और 2032 को डिवाइड कर देता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पैटर्न है क्या। तो इसमें से 141 से गया है 137 पे, तो यहाँ से घटाया गया है 2 का स्क्वायर करके, -2 स्क्वायर घटाया गया है यहाँ पे, यानी 4 घटाया गया है। और 137 से 146 कैसे गया है, 3 का स्क्वायर करके जोड़ा गया है, 3 का स्क्वायर। फिर 146 से 130 आने में 4 का स्क्वायर करके जोड़ा गया है, 4 का स्क्वायर करके घटाया गया है, 4 का स्क्वायर करके घटाया गया है। फिर 130 से 155 में जाने में 5 का स्क्वायर करके जोड़ा गया है। फिर 155 से 119 में आने में 6 का स्क्वायर करके घटाया गया है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करके घटाया गया है। तो 119 से अगले स्टेप में जाने के लिए 119 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके जोड़ा ही गया, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके जोड़ा जाएगा। तो 119 में यदि 7 का स्क्वायर करके यानी 49 करके जोड़िएगा तो 9 9 18, 4 1 5 1 6 168 हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो यदि 5/3 से गुना करता तो सही गुना करता वो, लेकिन 3/5 से गुना कर दिया तो एरर कितना आया, 5/3 से यदि गुना करता x में तो सही आता, लेकिन 3/5 से गुना कर दिया, 3/5 x आ जाएगा, गुना करेगा तो 3/5 x। तो इसी को जब घटाएंगे तब ना एरर आएगा, कितना एरर आएगा। और इसमें हम डिवाइड कर देंगे आपको किससे, जो ओरिजिनल नंबर है, यानी 5 ओरिजिनल जो सही नंबर है 5/3x। तो ये ऊपर में त्रुटि आ गई, या त्रुटि बता ओरिजिनल इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो 5/3 में से 3/5 को जब आप घटाइएगा, 5/3 में से 3/5 को घटाएंगे तो ये आएगा, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में 5 या 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऊपर में आएगा 25 - 9, 25 - 9x बटा 5/15 तो रहेगा। तो कितना आ गया ऊपर में, 25 - 9 16x/15 आ गया, और नीचे में 5/3 है तो ऊपर 3 चला जाएगा, 3/5x इंटू 100 है ही, 100 इसमें से x से x कट गया, 3 से 5 कट गया, 5 टाइम्स में तो 25 हो गया, 25 से 100 कट गया 4 बार में, 16 ऊपर में है, 16 चौका 64% हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 64% एरर आया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश के साथ साथ हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 4/5 हो जाती है, मूल्य भिन्न क्या है। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न का अंश x है, तो भिन्न का हर कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, इसलिए भिन्न कितनी हो जाएगी, x/x + 3 भिन्न हो जाएगी। अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 4 यदि हम जोड़ दें, तो अंश में हम 4 जोड़ देते हैं तो x + 4 हो जाएगा, हर में x + 3 + 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अंश में 4 और हर में 4 जोड़ दे तो भिन्न 4/5 हो जाता है, तो 4/5 के इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन सेट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर में आ गया x + 4, नीचे में आ गया x + 7 = 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो 5x + 5 चौके 20 = 4x + 7 चौके 28। तो यहाँ से 4x को लेफ्ट में लेकर के आइए तो 5x - 4x x हो जाएगा, 28 - 20 8 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ गया, मतलब
अंश आ गया 8, तो हर कितना होगा 8 3 11, तो 8/11 जो होगा वो भिन्न होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर कंडीशनर हॉल को 40 मिनट में ठंडा कर सकता है जबकि दूसरे को समान परिस्थितियों में ठंडा करने में 45 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों एयर कंडीशनर को एक ही बार में चालू कर दिया जाए तो कमरे को ठंडा करने में कितना समय लगेगा। ए को 40 मिनट लगता है तो 1 मिनट में कितना पार्ट ठंडा करेगा, 1/40 भाग ठंडा करेगा। बी को 45 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितना पार्ट, 1/45 पार्ट कमरे को ठंडा करेगा वो। अब दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में कितने भाग को ठंडा करेंगे, तो 1/40 प्लस 1/45, तो ये कितना हो जाएगा। एलसीएम ऐसे झंझट में नहीं पड़ना है, एलसीएम 40 और 45 गुना कर देंगे तो वो सही ही आएगा। 40 × 45 तो जोड़ेंगे तो 40 + 45/40 × 45, इतना भाग 1 मिनट में दोनों मिल करके ठंडा करेंगे। तो पूरे कमरा को कितने समय में ठंडा कर देंगे वो, तो इसके लिए उलट देंगे हम, 40 × 45/40 + 45 आ जाएगा। तो 40 × 45 और 40 + 45 85 आ गया। 17 से 5 से काट दीजिए, 9 बार में 45 कटा, 17 बार में 85 कटा, तो 4 × 9 = 36, 360/17 आ गया। भाग देंगे इसको, आएगा 21.17 मिनट, तो लगभग 22 मिनट में ठंडा कर देंगे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में यात्रा करने की दूरी 35 किलोमीटर थी तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो पहले घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अगले घंटे में उसका स्पीड बढ़ करके 37 हो जाएगा, तो 1 घंटे में 37 किलोमीटर, फिर उसके अगले घंटे में 39 हो जाएगा स्पीड, तो 39 किलोमीटर, फिर 41 किलोमीटर। इस तरीक़ा से ये एक एपी बनेगा, 12 टाइम्स हो जाएगा, एपी बनेगा। 35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45, इस तरीक़ा से बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे एपी ये बना हुआ है, तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 35 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 बढ़ रहा है, 37 - 35 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 2 आएगा, और टोटल नंबर से यहाँ पे 12 टर्म्स हैं, n = 12 होगा। तो हम जानते हैं सम ऑफ एपी = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, ये एपी के सम का फार्मूला होता है। तो n का वैल्यू 12/2 कर दीजिए, तो 2 × 2a 2 × 35 प्लस n है 12 - 1 × d 2 हो गया। तो 6 12 2 से 12 कट गया 6 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 35 दूना 70, ये बच गया 11 दूना 22, तो 70 + 22, तो ये हो गया 92 × 6 552 किलोमीटर। तो कुल तय की गई दूरी उसकी होगी 552 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो एक कहावत है, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए। तो मतलब ये रहा कि का को पहले हम काटेंगे, मतलब ऑफ वाले को, उसके बाद में भाग वाले को, तब गुना वाले को। तो यहाँ पे तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हम x मान लेते हैं, तो 115 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा, तो 23 आ जाएगा 115/5, 23। अब 12 × 6 = 72, इधर हो गया 64 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 16, तो x + 16 और -35, तो 72 + 23 ये 95 हो जाएगा। इधर 35 में से 16 घटेगा 19 बचेगा, तो x - 19, तो x = 95 + 19, 19 × 6 = 114, 114 हो गया। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय और अमित द्वारा प्राप्त अंक 4:5 के अनुपात में है और अमित और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंक 3:2 के अनुपात में है। विजय और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंक किसके अनुपात में होंगे। तो विजय और अमित AM कर देता हूँ, विजय और अमित = कितना है, 4/5 है। और उसके बाद में अमित और अभिषेक, AM अनुपात अभिषेक, ये दिया हुआ कितना, 3:2। तो इसके अमित वाले के बराबर करने के लिए 3 से हम क्या करते हैं, ऊपर में 3/3 कर देते हैं, और इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से इसमें 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब B/A कितना हो गया, ये अनुपात जो हो गया 4 × 12/15 हो गया, 12/15। और अमित अनुपात अभिषेक ये कितना हो गया, ये हो गया 15/10, 15/10। तो दोनों को यदि आप कंपेयर करें तो मतलब विजय और
अभिषेक, विजय का जो है, विजय का 12 आएगा और अभिषेक का कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। तब विजय और अभिषेक का अनुपात निकालें, B/A यदि हम निकालें तो ये आएगा 12/10। 12/10 का मतलब 6/5। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक ठोस घन को पहले गुलाबी रंग से रंगा जाता है और फिर 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घनों में ठीक 2 भुजाओं पर रंग होता है, रंग होगा कितनी? तो हम क्या करते हैं, एक पहले घन बना लेते हैं, यहाँ पे घन बनाते हैं। अब देखिए, इसको 3 बराबर भागों में यदि हम बांट देते हैं, 3 बराबर भाग में बांटते हैं, 3 भाग में इसको बांट दीजिए इस तरीक़ा से। तो कलर किस में आएगा, ये वाला देखिए, इस पे कलर आएगा, कलर इस पे आ सकता है। और इसको भी 3 बराबर भागों में आप बांट ही दीजिए, इसको हम 3 बराबर भागों में बांट ही देते हैं, 3 बराबर भागों में। तो ये वाला जो होगा, ये जो बॉक्स होगा, इस पे कलर आएगा, इधर 2 साइड में कलर आएगा, इस बॉक्स पे 2 साइड में कलर आएगा, इस बॉक्स पे 2 साइड में कलर आएगा। ये जो कॉर्नर पे तीनों जो बॉक्सेस हैं, इस पे दोनों साइड 2 साइड पे कलर आएगा, 2 फेस पे। उसी तरीक़ा से ये वाला जो कॉर्नर है, इस पे जो 3 बॉक्सेस आएंगे उसमें 2 साइड कलर होगा। इस कॉर्नर पे जो 3 बॉक्सेस आएंगे उस पे, उसके दोनों फेसेस पे कलर्स आएंगे। और ये चौथे वाले जो कॉर्नर है उस पे 3 जो बॉक्सेस आएंगे उसके 2 फेसेस पे कलर्स रहेंगे। तो 3 3 3 एंड 3, यानी 3 चौके 12 जो फेसेस होंगे उस पे कलर्स आएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मैथ के और साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स, चाहे वो 68th हो और 69th हो, दोनों ही परीक्षाओं में बहुत पास करने में आप सबों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।